बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम खुरम शहजाद सियाल है और आप देख रहे हैं मल्टी मैथमेटिक्स का चैनल। इस चैनल पर हम मैथमेटिक्स से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं CSS को, और CSS का जो टॉपिक इस वक्त आपके ज़ेरे समात है, ये जो आपके ज़ेरे नज़र है वो हमारे पास है जी, जनरल एबिलिटी। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को मालूम है कि ये हमने CSS की एक सीरीज़ शुरू कर रखी हुई है जनरल एबिलिटी की, जिसके अंदर हम तमाम पास्ट पेपर्स जो हैं वो डिस्कस करते जा रहे हैं। 2016 से लेकर ऑनवर्ड 2020 तक अब तक के जो पेपर्स हैं वो हम अपलोड कर चुके हुए हैं। ये मैं जो अपलोड करने जा रहा हूँ ये पास्ट पेपर 2020 का है, और इस लेक्चर के अंदर क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसके A to D पार्ट मैंने डिस्कस करने हैं, और इसके जो प्रीवियस क्वेश्चंस हैं क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 6 वो प्लेलिस्ट के अंदर मौजूद हैं। अगर आपको प्लेलिस्ट का नहीं पता तो ठीक 2 मिनट के बाद जैसे ही लेक्चर हमारा शुरू होता है, लेक्चर के शुरू होने के फ़ौरन 2 मिनट के बाद टॉप पर एक डिस्प्ले आएगा। उस डिस्प्ले को जो है आप देखेंगे तो उस डिस्प्ले के अंदर आपको लिखा हुआ दिखाई देगा कि CSS का जो प्लेलिस्ट है वो, उसको आप क्लिक करेंगे तो CSS की प्लेलिस्ट में दाखिल हो जाएंगे। वहाँ पे फिर आपके ये लेक्चर्स जो हैं वो तरतीब से पड़े हुए हैं, वहाँ पर आप देख लीजिए। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम देखते हैं कि CSS का ताल्लुक जो वो पाकिस्तान के साथ है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे पाकिस्तान का वर्ड भी हाईलाइट कर दिया हुआ है। और बाकी मज़ीद हम डिस्कस करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 8 के A से D पार्ट। तो लेक्चर को शुरू करने से पहले डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों से गुजारिश मेरी ये होगी कि अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया हुआ है तो वेरी गुड। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारा आपका सिलसिला जो है वो जुड़ जाए। और बेल हो सके तो बेल के आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, जिसमें डेफिनेटली आप ही लोगों का फ़ायदा है कि जो भी आगे नया लेक्चर आने वाला होगा उसका नोटिफिकेशन आपको जो है वो मौसूल होगा। बाकी डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने अपनी पॉजिटिव राय जो है वो ज़रूर देनी है लेक्चर के मुतल्लिक। मतलब अगर लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, अगर अच्छा ना लगे तो फिर जो भी आपकी पॉजिटिव राय होगी मैं उसका मतलब बेहद ममनून होऊंगा कि आप वो पॉजिटिव राय जो है वो अपनी पुट करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं अपने लेक्चर को, और लेक्चर के अंदर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का जो इस वक्त A पार्ट है वो क्या लिखा हुआ है और किस तरह का है। तो देखते हैं जी A का A पार्ट। जी जनाब, यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। सिस्टमेटिक सैम्पलिंग क्या चीज़ है और डिस्कस इट्स टाइप्स। तो आपने इसकी जो टाइप्स हैं वो डिस्कस करनी है। तो डियर स्टूडेंट्स, 2020 के पेपर में जिन साहब ने भी ये पेपर बनाया है उन्होंने डेफिनेशंस के ऊपर बहुत फोकस किया है। वो थ्योरी के मतलब लगता है वो दिलदादा थे, तो बाहर क्या उन्होंने थ्योरी के ऊपर बहुत फोकस किया है। तो यहाँ पे उन्होंने पूछा जी सिस्टमेटिक सैम्पलिंग क्या होती है और इसकी जो टाइप्स हैं वो आपने डिस्कस करनी है। बहुत अच्छा सवाल है सिस्टमेटिक सैम्पलिंग के हवाले से। तो ये स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड इसका टॉपिक है। ये स्टैट का जो टॉपिक है सैम्पलिंग सिस्टम या सैम्पलिंग एंड प्रोबेबिलिटी के हवाले से, वहाँ से ये टॉपिक लिया गया है। तो यहाँ पर लिखते हैं सिस्टमेटिक सैम्पलिंग इज़ अ टाइप ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड in which sample members from a larger populations are selected according to a random starting point but with a fixed periodic interval. This interval, called the sampling interval, is calculated by dividing the population size by the desired sample size. अब यहाँ पे क्या होता है कि पॉपुलेशन, जाहिर बात है अगर हमारे पास 8-10 करोड़ लोगों की पॉपुलेशन है तो उसका मतलब है कि उसमें से हम सारों को तो नहीं मिल सकते, सारों के हवाले से तो जायज़ा नहीं लिया जा सकता। लेकिन ये है कि बहरहाल हम 500, 700, 1000 लोगों का एक डाटा बना लेते हैं। उस डाटे को डिस्कस कर लेते हैं कि उन लोगों की राय क्या है। जो उनकी राय होती है उसी के हिसाब से फिर हम पूरी पॉपुलेशन को उसके साथ कोरिलेट कर लेते हैं। तो वो जो हम 500, 700, 1000 लोग लेते हैं, इकट्ठे करते हैं अपने आइडिया बनाने के लिए, तो उसको हम क्या कहते हैं, सैम्पलिंग करना कहते हैं।
जी, उसको हम सैम्पलिंग करना कहते हैं। और सैम्पलिंग के हवाले से हमारे पास कुछ इसके मेथड्स होते हैं जिनके ऊपर हम बात करते हैं। एक है हमारा सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पलिंग, उसके बाद है जी लीनियर सिस्टमेटिक सैम्पलिंग, और तीसरा है हमारे पास सर्कुलर सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। तो ये तीन सैम्पलिंग के वेज हैं सिस्टमेटिक सैम्पलिंग के जो हम यूज़ करते हैं। तो बाकी जितने हमारे पास इस क्वेश्चन के नंबर थे 5 मार्क्स, तो मेरा ख्याल है उसके अकॉर्डिंग इतना काफ़ी है। अगर आपको मज़ीद किसी को डिटेल मालूम है, मतलब कुछ स्टैट के पढ़े हुए स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने स्टैट्स पढ़ी होती है, अगर वो इससे ज़्यादा अच्छा लिखते हैं तो वेल एंड गुड। बाकी मैं ये चाहूँगा कि आप मज़ीद इसको नेट के ऊपर सर्च करें, इसकी मज़ीद डेफिनेशंस जो हैं वो आप देखिए, इसको सर्च करिए। जितना अच्छा आप पेपर में लिखेंगे उतना बेहतर आपका जो है वो एक इम्प्रेशन जो है वो पड़ेगा। तो बहरहाल ये मैंने एक छोटा सा आइडिया आप लोगों को देना था, वो मैंने लिख दिया। इसके बाद देखते हैं डियर स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन नंबर 8 का बी पार्ट। जी, तो डियर स्टूडेंट्स अब यहाँ पर देखिए, हमने जो पिछला पार्ट किया है उसमें हमने सैंपल स्पेस को डिफाइन किया है, और अब जो है हमारे पास बी पार्ट में, जी बी पार्ट में हमारे पास लिखा हुआ है ब्लड ग्रुप ऑफ इनहेबिटेंट्स ऑफ अ विलेज वर चेक्ड। अब ये सैंपल लिया जा रहा है, सैम्पलिंग के ऊपर बात की जा रही है, और सैम्पलिंग को बेस बनाकर प्रोबेबिलिटी जो है वो आपसे कैलकुलेट करवाई जा रही है। तो कहते हैं कि इट वाज फाउंड दैट 600 पीपल पास्ट पोसेस्ड ब्लड ग्रुप ए, यानी उस सैंपल्स के अंदर 600 लोगों का जो ब्लड ग्रुप है वो ए है। तो इस बात को आपने याद रखना है। उसके बाद 650 पोसेस ब्लड ग्रुप बी, और 60 जो है 650 उनका ब्लड ग्रुप बी है। 550 हैड ब्लड ग्रुप ए बी एंड 200 हैव ब्लड ग्रुप ओ। तो सबसे पहले हमने क्या करना है जी, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग ब्लड ग्रुप ऑफ बी। उसके बाद हमने करनी है जी कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग ब्लड ग्रुप ओ। लो जी, सबसे पहले अगर आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है ना, तो डियर स्टूडेंट्स आपको सैंपल स्पेस बनाना पड़ेगा। अब देखिए सैंपल स्पेस क्या होता है, सेट ऑफ टोटल पॉसिबिलिटीज इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। तो देखिए मैंने यहाँ पर सैंपल स्पेस लिखा, और सैंपल स्पेस को एस से जाहिर करते हैं, और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 600 ए ग्रुप है, 650 बी ग्रुप है, और इसके बाद 550 ए बी ग्रुप है, और 200 जो है वो ओ ग्रुप है। तो ये मेरे पास जितनी भी पॉसिबल आउटकम्स थे उनका सेट बन चुका है। इसको हमने नाम दे दिया सैंपल स्पेस का, और यहाँ पर हम लिखते हैं नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इज इक्वल टू कितने हैं 2000। जाहिर बात है सारों को अगर पूरी पॉपुलेशन को ऐड कर दें तो 2000 पॉपुलेशन बनती है, हमारे पास 2000 सैंपल बनता है। यानी वैसे तो गाँव के ज़्यादा लोग होंगे, लेकिन हमने 2000 लोग लेके उनकी टेस्टिंग कर ली। अब डियर स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे पहला जूस करता हूँ जी। पहले जूस के मुताबिक इवेंट ई वो कितना है 650 ऑफ बी ग्रुप, यानी 650 लोग हैं जिनका ब्लड ग्रुप जो है वो क्या है, बी है। तो मेरा जो रिक्वायरमेंट है वो भी बी ग्रुप है, क्योंकि मैंने बी ग्रुप के मुताबिक इवेंट बनाना है। तो अब यहाँ पर जो इवेंट मैंने बना ली है वो बी ग्रुप के मुताबिक, उस बी ग्रुप के अंदर मैंने जो सिलेक्ट कर लिए हैं वो 650 स्टूडेंट सेलेक्ट कर लिए हैं। अब नंबर ऑफ इवेंट जो है वो कितने बनते हैं, 650 बनते हैं। यानी इवेंट के जो एलिमेंट्स हैं उनकी तादाद यहाँ पर लिखी हुई है, एन से मुराद उनकी तादाद है। वो कितनी तादाद है जी, 650 है। अब मुझे जो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है, तो डियर स्टूडेंट्स प्रोबेबिलिटी बराबर होती है पी ऑफ ई से, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जाहिर की जाती है। और वो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या होती है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ इवेंट ओवर नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो जनाब इवेंट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 650, और सैंपल स्पेस में 2000। तो इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो 65 और 200, मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो 13/40। इसका क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है। अब सेकंड पार्ट में जो हमारा इवेंट है उसमें कहते हैं कि हमारे पास ब्लड ग्रुप जो है वो ओ आ जाए। देखें ये सेकंड पार्ट को मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, तो ये ओ ग्रुप आ जाए। तो इसका मतलब है ओ ग्रुप से रिलेटेड हमारे पास 200 लोग हैं, तो हम 200 लोगों को फेवर कर रहे हैं। तो इवेंट ई के हिसाब से एलिमेंट कितने हो गए, 200 हो गए। तो अब इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो बराबर होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई
इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ इवेंट ई ओवर नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। दिस इज 200 डिवाइडेड बाय 2000। कैंसलेशन होने के बाद 1/10 बचो, इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई बात जो वो मुश्किल हो। तो जस्ट आपको यहाँ पे सैंपल स्पेस बनाने का तरीका आना चाहिए, उसके बाद इवेंट बना लें, इवेंट के बाद प्रोबेबिलिटी का फार्मूला लिखें, नंबर ऑफ इवेंट ओवर नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, जस्ट वैल्यूज पुट करें और आपका आंसर कैलकुलेट हो जाएगा। ये था हमारा डियर स्टूडेंट्स बी पार्ट। अब चलते हैं सी पार्ट की जानिब। जी जनाब, यहाँ पे इसमें क्या चीज़ डिस्कस हो रही है, इसमें कहता है अ ग्रुप ऑफ 50 मैन कैन कंस्ट्रक्ट 20 किलोमीटर रोड इन 40 डेज। अच्छा, यहाँ से अब हम प्रोबेबिलिटी से निकल कर रेशो प्रोपोर्शन में आ गए हैं। यहाँ पे रेशो की बात हो रही है कि मतलब 50 लोग हैं, वो मिलकर एक 20 किलोमीटर रोड जो है वो 40 दिन के अंदर तैयार करते हैं। कहते हैं हाउ लॉन्ग विल 70 मैन, यानी दिन की बात पूछ रहे हैं कि हाउ लॉन्ग विल 70 मैन, यानी 70 लोग अगर हों तो वो कितने दिन लेंगे टू कंप्लीट द सेम लेंथ ऑफ रोड, यानी वही काम मुकम्मल करने में। जी, तो 70 लोग मिलकर उसी काम को कंप्लीट करने में डियर स्टूडेंट्स कितनी देर लेंगे। तो अब यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है, देखते हैं आंसर के अंदर। जी, मैन और डेज, मैन हमारे पास 50 हैं और डेज हमारे पास जो है वो 40 हैं। अब इसी तरीके से अगर 70 मैन हो जाए तो डेज हम क्या लगा देंगे डियर स्टूडेंट्स, एक्स लगा देंगे। अब ये डेज वाला जो कॉलम है ना, ये वेरिएबल कॉलम है और वेरिएबल कॉलम का जो एरो है वो हमेशा हम अपवर्ड लगाया करते हैं। ये अपने प्रीवियस लेक्चर में भी मैं बता चुका हूँ। और आपको पता है कि यहाँ पर मैन और डेज को अगर कंपेयर किया जाए तो ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। अगर मैन बढ़ा दिए जाएं तो डेज कम लगते हैं, और अगर मैन घटा दिए जाएं, लोग घटा दिए जाएं, तो नंबर ऑफ डेज जो है वो इंक्रीज कर जाते हैं। तो लिहाजा यहाँ पे एक चीज़ को घटाने से अगर दूसरी चीज़ बढ़ती हो और एक को घटाने बढ़ाने से दूसरी चीज़ घटती हो तो उसको हम इनवर्स प्रोपोर्शन कहते हैं। अगर तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता तो मैं इसका एरो भी अपवर्ड लगा देता, यानी यहाँ पे एरो मेंशन कर देता। अब चूंकि ये हमारे पास इनवर्स प्रोपोर्शन है तो इसलिए वेरिएबल से अपोजिट डायरेक्शन देनी है, डाउनवर्ड जाना है। अब यहाँ से आगे आपने क्या करना है, एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो इसका तरीकाकार ये होता है कि टेल वैल्यू आपने ऊपर लिखनी है। टेल वैल्यू कौन सी होती है, जो एरो हेड आपने बनाया हुआ है ना, एरो बनाया हुआ है, इस एरो का ये जो हिस्सा है ये टेल कहलाता है, टेल वैल्यू। यानी 50 जो है इस वक्त टेल वैल्यू है और 70 जो है वो हेड वैल्यू है। तो 50 टेल वैल्यू डिवाइडेड बाय हेड वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय कांस्टेंट ऑफ द वेरिएबल कॉलम। तो ये कांस्टेंट ऑफ वेरिएबल कॉलम जो वो यहाँ पे आप मेंशन करेंगे। तो उसके बाद आपने सिंप्लीफिकेशन करके और इसका जो आंसर है वो कैलकुलेट करना है। तो 28.57 डेज जो है वो रिक्वायर्ड होंगे उसी काम को कंप्लीट करने के लिए, अगर 70 लोग जो हैं उस काम को करें। तो इसका मतलब है, देखें यहाँ पे हमारे पास डेज कम हुए हैं ना, मतलब अगर हमारे पास 50% थे, 50 लोग थे और वो 40 डेज ले रहे थे, तो 70 लोग जो मिलकर 28.59 डेज जो वो लगाएंगे। तो इसका मतलब है ये जो दिन है ये हमारे सेव हो जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास देखिएगा डी पार्ट क्या है। ये तो सवाल खैर बहुत ही आसान था तो रेशो प्रोपोर्शन के हवाले से। तो डी पार्ट जो है उसको देखते हैं, डी पार्ट क्या है। जी जनाब, ये हमारे पास विरासत के कानून है। ये आपको विरासत भी बार इस्लामी विरासत जो है वो भी पता होनी चाहिए। कहते हैं कि जाहिद लेफ्ट अ प्रॉपर्टी ऑफ वर्थ 157,000, या मेरा ख्याल है 117। अब ये है जी हमारे पास 17,50,000, तो ये बड़ी सारी अमाउंट है। तो हिज फैमिली हैड टू पे अ डेबिट ऑफ ₹150,000। उसकी फैमिली ने इतने जो डेबिट था वो करना था अदा। द रेस्ट ऑफ द मनी वाज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन अ सन एंड अ डॉटर, यानी एक बेटे और एक बेटी के अंदर बाकी की अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट होनी है। कहता है कि हाउ मच डिड ईच चाइल्ड रिसीव
इफ़ शेयर ऑफ सन वाज डबल देन दैट ऑफ डॉटर। तो इसका मतलब है ये तो बड़ा आसान सा काम हो गया। उसने खुद ही बता दिया कि इस्लाम के अंदर हमारी जो शरीयत है उसके अंदर वो भाई और बहन का या बेटे और बेटी का क्या जो शेयर है वो बनता है। तो उसने खुद ही बता दिया कि बेटे का जो शेयर है वो डबल है बेटी की निस्बत। तो इसका मतलब है बात क्लियर हो गई। तो हमें जस्ट डिस्ट्रीब्यूट करनी है अमाउंट। तो बहुत ही आसान सवाल है, जितना मैं आसान कहूँ उतना काम है। तो देखें यहाँ पे हम क्या करते हैं, आंसर में चलते हैं और आंसर में यहाँ पर लिखा हुआ है कि जाहिद लेफ्ट द प्रॉपर्टी ऑफ रुपीज दिस एंड फिर उसके बाद लिखा हुआ है डेबिट कितना था, 150,000 डेबिट था। तो अमाउंट लेफ्ट कितनी अमाउंट बाकी रह गई, ये 17,50,000 में से 150,000 माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 16 लाख पूरी अमाउंट जो है वो हासिल हो जाएगी। अब 16 लाख जो है वो बेटे और बेटी में डिवाइड करनी है। तो रेशो ऑफ सन एंड डॉटर इज इक्वल टू क्या है, 1:1/2 है। यानी यूँ भी कर सकते हैं या इसको दूसरे लफ्ज़ों में डबल और 1 भी कर सकते हैं कि मतलब सन की और डॉटर की जो रेशो है 2:1 है। सन को 2 मिलेंगे और डॉटर को 1 शेयर मिलेगा। तो इसका मतलब है अब हमने शेयर ऑफ सन निकालना। तो क्या करेंगे, सन के ऊपर रखेंगे 2 रेशो ऊपर रखी जाएगी, नीचे दोनों का सम कर लेंगे 2 + 1 और इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे हम 16 लाख से। कटिंग करने के बाद हमारे पास जो अमाउंट आएगी वो बचेगी 10,06,666 यानी ये बेटे को ये हिस्सा मिलेगा। और इसी तरीके से बेटी का अगर शेयर निकाला जाए तो ऊपर 1 रख दिया जाएगा, नीचे दोनों का टोटल करके 2 + 1 3 रख दिया जाएगा। और उसके बाद आपने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है 16 लाख से। बच्चों यहाँ पे ये वैल्यू जो ये गलती से लिखी गई है आप इसको काउंट ना करें, ये वैल्यू नहीं है हमारे पास। यहाँ पे ये वही वैल्यू आप कंसिडर करें। 16 आगे 5 जीरोज है तो वो लगा दो ठहरेंगे। जी जनाब, इसकी जगह ये वैल्यू जो है ये कंसिडर करनी है आपने। तो जब इसको 16 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे और कटिंग करने के बाद बेटी को जो हिस्सा मिलेगा वो ये मिलेगा 53333 एंड सो ऑन। तो ये बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 का डी पार्ट था और ये पेपर हम 2020 डिस्कस कर रहे थे। तो उम्मीद है कि आपको ये बात बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होगी और ये आपको समझ आ गया होगा। और डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो काइंडली इसको लाइक कीजिए ताकि हौसला अफजाई हो। और अगर नहीं अच्छा लगा तो काइंडली अपनी पॉजिटिव राय दीजिए ताकि इन लेक्चर्स के अंदर बेहतरी जो वो लाई जा सके और इसको चैनल को ग्रो करवाया जा सके। तो बाकी डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने दूसरे दोस्तों के साथ शेयर करना है इस लेक्चर को और इस चैनल को। और जो आपके बिलखसूस छोटे बहन भाई हैं, कज़न्स हैं, मतलब रिलेटिव्स में हैं या रिलेशंस में हैं, जो भी आपके साथ लिंक में हैं, उनके साथ जो FSC मैथ कर रहे हैं तो उनको लाजमी बताइए। हो सकता है कि आपके एक दफ़ा बताने से उनका फ़ायदा हो जाए। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि मेरे स्टूडेंट्स इस बात को समझ गए होंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए आप मुझे इजाज़त देंगे। अब वेट होगा हमारा 2021 का जो पेपर है उसका। जैसे ही वो पेपर होगा तो इंशाल्लाह उसकी वीडियोस मैं फ़ौरन बनाकर अपलोड कर दूंगा। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपको कैसे पता चलेगा, आप अपना चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल के आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। जैसे ही मैं 2021 का पेपर अपलोड करूँगा आपको उसका नोटिफिकेशन मौसूल होगा। और 2021 का पेपर देखने से फ़ायदा ये होगा कि आप जो पेपर में अटैम्प्ट करके आएंगे आपको ज़रा रिज़ल्ट अपना पता चल जाएगा कि आप लोगों ने जो अटैम्प्ट किया है वो सही किया है या गलत किया है। तो इंशाल्लाह 2021 के पेपर तक इजाज़त दीजिए। जैसे ही वो होगा तब आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह। जी जनाब, अल्लाह हाफिज़। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।